या पहले आर के लिए देखें, आर सी, चलिए आर सी के लिए देखिए, आर और सी मैं सीरीज में लगा रहा हूं, या फिर आप पहले पैरेलल में लगा लो, चलिए एक बार पैरेलल में लगा, लेकिन हम सीरीज में भी लगा सकते हैं, पहले पैरेलल में लगा, ठीक है, आर और सी में पैरेलल में लगा, ठीक है। अब जरा देखता हूं इससे क्या होता है, आर और सी अगर मैं पैरेलल में लगा दूं और एक बार मैं सीरीज में लगाऊंगा, दो केस हम पढ़ेंगे, आर और सी सीरीज में और आर और सी पैरेलल में। तो चलिए दोनों को स्टडी करते हैं, पहले आर सी पैरेलल देख लेते हैं, ठीक है, आर सी पैरेलल देख लेते हैं, जरा देखिए क्या होगा। देखें करें स्टार्ट, देखिए फेजर बनाते हैं, सबसे पहले फेजर बनाते हैं, देखिए इसको जरा देखते हैं फेजर से। देखिएगा मान लीजिए मेरे पास फ्लक्स इधर है, फ्लक्स इधर, तो जो आई ई करंट आएगा वो इससे क्या होगा, कुछ लीड करेगा, ये तो नो लोड करंट अल्फा एंगल हिस्टेरेटिक एंगल लीड करेगा, नो लोड पे करंट है, और इस फ्लक्स से दो वोल्टेज इंड्यूस होंगी, कौन सी, E1 एंड E2, ये मान लीजिए E1 है, इधर है E2, दोनों सेम फेज में होंगे। क्यों सेम फेज में होंगी, बिकॉज पोलैरिटी मैंने ऑलरेडी दिखा रखी है, तो डॉट कन्वेंशन के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, डॉट के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, तो डॉट के अकॉर्डिंग दोनों ये वाली वोल्टेज और ये वाली वोल्टेज का जो रेशियो होता है E1/E2 वो क्या होता है, N1/N2, पॉजिटिव रेशियो होता है, क्योंकि डॉट पे इधर भी प्लस है, डॉट पे इधर भी प्लस है। पोलैरिटी जो मैंने दिखाई है E1/E2 की, जो E1/E2 की पोलैरिटी दिखाई है उसके अकॉर्डिंग इधर डॉट पे प्लस है, इधर भी डॉट पे प्लस है, तो जो रेशियो आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव, E1/E2 इक्वल टू N1/N2, पॉजिटिव रेशियो आएगा। इट मींस, सुनिए, अगर मेरा E1 sin ओमेगा t है या Vm sin ओमेगा t है, तो ये भी sin ओमेगा t ही आएगा, चेक करना ना, E2 की कोई भी वैल्यू रख लो आप, Vm sin ओमेगा t, तो E1 जो आएगा वो भी Vm sin ओमेगा t ही आएगा, मतलब sin ओमेगा t आएगा, मैग्नीट्यूड थोड़ा फर्क आ जाएगा, मैग्नीट्यूड N1/N2 से, इसका मतलब जो फेज है वो क्या रहेगा, दोनों का सेम रहेगा, और वो किससे लीड करेगा, फ्लक्स से लीड करेगा। क्यों भाई, क्योंकि पोलैरिटी मैं दिखा चुका हूं, पोलैरिटी मेरी आ चुकी है, तो इसलिए मैं माइनस NdΦ/dt यूज नहीं करूंगा, मैं क्या यूज करूंगा, NdΦ/dt, ठीक है, लेंज लॉ को कंसीडर नहीं करूंगा अभी, क्योंकि ऑलरेडी कंसीडर कर चुका हूं, प्लस माइनस में दिखा चुका हूं, ठीक है, तो अब जो बनेगा वो ऊपर की तरफ आएगा, करेक्ट है। अब सुनिए, अब यहां पे मेरा जो लोड है वो पहले R लोड था, अब मैंने क्या कर दिया, अब मैंने C लोड लगा दिया, पैरेलल में दो लोड लगा दिए एक तरह से। अगर R लोड लेता तो E2 से थोड़ा सा करंट लैग कर रहा था, देखो दो करंट ड्रॉ होंगे, एक ये करंट लेगा, एक ये करंट लेगा, ठीक है, दो करंट ड्रॉ होंगे, और दोनों का सम जो होगा वो पीछे से करंट आएगा। अब डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ C, ये पीछे से करंट आएगा, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ C, कि C कितना बड़ा आप लगाते हो, ठीक है, C का जो इफेक्ट है वो कितना बड़ा है, डिपेंडिंग ऑन C ये पीछे से करंट आएगा। क्यों भाई, क्योंकि जरा देखो टोटल जो इंपेडेंस आएगा आगे वाले सर्किट का, पहले जो इंपेडेंस था वो था R2 + R, पिछले केस में ये था इंपेडेंस, याद है आपको, पिछले केस में केवल R था। अब क्या हो गया, जरा देखो, अब हो गया ये C और आ गया -j/ωc, ये और सर्किट पिक्चर में आ गया। अब इससे जरा देखते हैं टोटल इंपेडेंस क्या आएगा आगे, क्योंकि वो करंट को डिसाइड करेगा ना। पहले जब देखो, पहले ये इंपेडेंस था Z2 आप कह सकते हो, सेकेंडरी साइड का इंपेडेंस ये था मेरा, इससे जो करंट आया था वो था E2/Z2, जो I2 करंट आया था, और हम जानते हैं ये जो लोड है ये इंडक्टिव लोड है, क्योंकि प्लस J आ रखा है, प्लस J आ रखा है, तो कैसा लोड होगा, इंडक्टिव लोड। अगर कैपेसिटिव होता तो -J, तो ये इंडक्टिव लोड है, इसलिए करंट मेरा जो है वो वोल्टेज से क्या करेगा, E2 से लैग करेगा, याद है आपने लैगिंग दिखाया। बट इस केस में कैपेसिटर आ गया, अब कैपेसिटर आने से क्या होगा, डिपेंडिंग ऑन C लैग या लीड करेगा, ठीक है, जरा चेक करते हैं C की वैल्यू पे चेक करते हैं। पहले तो इसका टोटल इंपेडेंस देखते हैं क्या होगा, इन दोनों का पैरेलल ले लें, जो इन दोनों का पैरेलल आएगा उसके साथ ये क्या करना है, सीरीज। तो चलिए इनका पैरेलल लेते हैं, इसका पैरेलल जो आएगा वो क्या आएगा, जरा देखिए, मैं इसको यहाँ से रब कर दूं, एक बार इधर वाली साइड को, इधर वाली साइड को रब कर रहा हूँ, और यहाँ पे पैरेलल लेता हूँ इसका। तो चलिए पैरेलल लेते हैं, R × -j/ωc डिवाइड बाई R - j/ωc, सच है, इस तरह से आएगा। अब जरा देखो क्या बन गया, ये बन गया -R j/ωc इंटू ωc डिवाइड बाई
आर ओमेगा सी माइनस जे, ओमेगा सी से ओमेगा सी, ठीक है। ये क्या बन गया माइनस आर माइनस जे आर डिवाइड बाई आर ओमेगा सी माइनस जे। एक बार चेक कर लो मैंने सही लिखा है, ठीक है। अब इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट निकाल दो। कैसे निकाले रियल और इमेजिनरी पार्ट? इसको रियलाइज कर दो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, किससे? आर ओमेगा सी प्लस जे, और नीचे भी आर ओमेगा सी प्लस जे, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर, करेक्ट है। अब जरा देखो क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस जे इंटू आर, अंदर क्या आया जे प्लस आर ओमेगा सी, और नीचे क्या है बता देना, नीचे है मेरा आर ओमेगा सी का स्क्वायर प्लस 1, सही बात है। तो जरा देखो अलग अलग क्या बन गया, ये तो सबका दोनों के नीचे है, तो इसको तो मैं बाहर ले लूं, 1 अपॉन आर ओमेगा सी का स्क्वायर प्लस 1, और अंदर क्या आया, अंदर आएगा एक तो आर बनेगा, देखो माइनस जे आर इंटू जे, तो क्या बनेगा माइनस जे स्क्वायर इंटू आर, आर बन जाएगा, और एक बनेगा माइनस जे आर स्क्वायर ओमेगा सी, एक ये बनेगा, ठीक है जी। तो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव माइनस जे वाला पार्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, सुनो इसका क्या मतलब हुआ बताओ। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो रियल पार्ट है आगे वाला, इसका मतलब ये तो रेजिस्टेंस को शो करेगा, और ये किसको शो करेगा, कैपेसिटेंस को। तो अगर मैं अलग अलग करूं तो ये बनेगा आर डिवाइड बाई, देखो रियल पार्ट वाला कर दो, आर डिवाइड बाई आर ओमेगा सी का स्क्वायर प्लस 1, एक तो ये टर्म है, और एक टर्म क्या है माइनस जे इंटू आर स्क्वायर ओमेगा सी डिवाइड बाई आर ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस 1, ये बनेगा। ये दो टर्म बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, लेकिन ये कैपेसिटिव है। कैसे पता कैपेसिटिव है, बिकॉज़ ऑफ माइनस है, ठीक है। अच्छा इसके सीरीज में क्या है बताओ, इसके सीरीज में क्या है, तो टोटल z जो बनेगा z2, तो टोटल z2 जो बनेगा वो बनेगा r2 प्लस jx2 प्लस दिस इंपेडेंस प्लस दिस, ये क्या है बता जरा, r डिवाइड बाई r ओमेगा c का स्क्वायर प्लस 1 माइनस j कितना बनेगा बता जरा, r स्क्वायर ओमेगा c डिवाइड बाई r ओमेगा c का स्क्वायर प्लस 1, ये बनेगा। कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। इस तरह का है r स्क्वायर ओमेगा c, एक बार चेक कर लो सही है। अब सुनो, जो रियल पार्ट है वो रियल के साथ ऐड हो जाएगा, इसका ना नेट एक तो रेजिस्टेंस तो आएगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है यहाँ पे प्लस jx2 है और यहाँ पे माइनस j है, तो इसका मतलब ओवरऑल प्लस j आएगा कि माइनस j आएगा, वो डिपेंड करेगा इनकी वैल्यूज, ठीक है, इनकी वैल्यूज पे डिपेंड करेगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो बेसिकली c की वैल्यू पे डिपेंड करेगा ये वाला पार्ट, इसकी जो वैल्यू आएगी वो c पे डिपेंड करेगी, समझ रहे हो, c पे डिपेंड करेगी। तो अगर मैंने c ज्यादा बड़ा ले लिया, मान लीजिए c मैंने ज्यादा बड़ा ले लिया, तो ये नेगेटिव वाला पार्ट ज्यादा बड़ा हो जाएगा। एक बार चेक करके देखिएगा मैं सही बोल रहा हूँ, अगर मैंने c बड़ा ले लिया तो नेगेटिव वाला पार्ट ज्यादा बड़ा हो जाएगा, क्या ये सही है, छोटा हो जाएगा। c अगर मैंने बड़ा ले लिया तो है जी, नेगेटिव पार्ट क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा कि बड़ा हो जाएगा, c नीचे स्क्वायर में है जी, c स्क्वायर में नीचे, c स्क्वायर में, तो c नहीं, देखो मैं बताता हूँ आपको, इसके कंपैरिजन में ये प्लस 1 ज्यादा बड़ा है, क्यों भाई, क्योंकि c माइक्रो में है, c माइक्रो में। देखो r मान लीजिए मेरे पास कितना है लोड 1000 ओम, राउंड फिगर में ले लो, बल्ब का रेजिस्टेंस है 1000 ओम, और c ओमेगा कितना है 2 पाई है, 100 पाई, एंड c की वैल्यू है माइक्रो 2.5 माइक्रो फैराड, तो 2.5 इनटू 10⁻⁻⁶। अब बताओ, और इसका स्क्वायर करना है, तो बताओ जरा, 1 2 3 4 5, तो ये 1/10 आ गया, ठीक है भाई, ये कट के साथ, तो 2.5 इंटू पाई डिवाइड बाई 10 और उसका स्क्वायर करो, मेरे ख्याल से बड़ा आएगा यहाँ से, कंपेरेबल आएगा नहीं, देखो तो यार पाई से मल्टीप्लाई करके देखो इसको, ये 3 2 6 नहीं 0.6 छोटा ही आएगा, 1 से छोटा आएगा है। जो मैं फिलहाल जो डेटा ले रहा हूँ, जो मेरे पास जो डेटा अवेलेबल है उसके रेस्पेक्ट में अगर मैं देखूँ तो 1 से छोटा ही आएगा, तो नियर अबाउट मैं इसको लिख सकता हूँ 1, तो इसका मतलब c के क्या होगा फिर,
नीचे वाला जो 1 बन गया, तो ये इसके कंपैरिजन छोटा है काफी, तो मैं इसको 1 ही लिख देता हूँ। इसका मतलब सी के क्या आएगा, प्रोपोर्शनल आएगा ये बार। जितना बड़ा आपका सी होगा, सी माइक्रो में ही होगा, ठीक है, तो जितना बड़ा सी होगा उतना ये बड़ा होगा, और जितना बड़ा ये होगा उतना आपका माइनस में जे ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। मतलब जो लोड है वो किस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, कैपेसिटी होने की कोशिश कर रहा है, समझ रहे हो, लोड मेरा कैपेसिटी होने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए मैं एग्जैक्ट वैल्यूज में नहीं जा रहा हूं, बट मैंने देखा कि लोड मेरा कैपेसिटी हो रहा है, तो कैपेसिटी लोड के केस में क्या होगा, अगर ऐसे सीरीज में अगर आप लगाते हो तब भी ऐसे ही होगा। सीरीज में अगर आप लगाते हो मान लीजिए तो क्या होगा, तो फिर और भी आसान हो जाएगा। कैसे देखो, ये तो सीधे जुड़ जाएंगे, और यहाँ पे क्या बनेगा jx2 और यहाँ पे माइनस जे 1/ωc, ठीक है। लेकिन इस केस में सी बढ़ाया तो क्या दिक्कत आएगी, कम कैपेसिटी होगा। तो मित्रा देखो इस केस में क्या बनेगा, R2 + R प्लस jx2 माइनस j/ωc। अब अगर मैं इसमें सी बढ़ा रहा हूं तो ये वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, तो कम कैपेसिटी होता जा रहा है। आप समझ रहे हो, ये दोनों केस करके देखते हैं, दोनों एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, ठीक है, समझा। लेकिन पैरेलल में सी बढ़ा रहा हूं तो क्या हो रहा है, तो ज्यादा हो रहा है, कैपेसिटी लोड ज्यादा हो रहा है। तो चलिए मान लीजिए मैं कैपेसिटी लोड बढ़ा रहा हूं पैरेलल में, सबसे पहले पैरेलल वाला देखते हैं, उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर सीरीज वाला देखेंगे, और दोनों में देखना बहुत फर्क आएगा आरसी लोड। तो डिपेंडिंग ऑन आरसी सीरीज है कि आरसी पैरेलल है, वैल्यूज बदलेंगे, ये ध्यान रखिए। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं पैरेलल में लगा रहा हूं, आर और सी पैरेलल में लगा रहा हूं, तो मैं जानता हूं लोड मेरा कैसा हो गया, कैपेसिटी हो गया, और मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि लीड कर रहा है करंट। मान लीजिए करंट मेरा लीडिंग हो, पहले यूनिटी पावर फैक्टर था इस लोड का, अब क्या हो रहा है, अब इस लोड का, सिर्फ लोड को देखो, लोड का पावर फैक्टर कैसा है, लीडिंग, और मैं मान के चल रहा हूं कि जो ओवरऑल करंट आ रहा है वो भी कैसा आ रहा है, लीडिंग करंट आ रहा है। मतलब E2 से क्या करेगा ये करंट, I2 लीड करेगा, तो E2 इधर है, I2 मान लीजिए मेरा इधर है, इधर मेरा मान लीजिए I2 आ, सही है जी, ये आ गया I2। हालांकि ये असम्पशन है जस्ट, ठीक है, मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन में नहीं जा रहा, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट वैल्यूज ही नहीं बताएंगे, ठीक है, तो मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन में नहीं जा रहा, मैं अज्यूम करके चल रहा हूं। अगर मैं आरसी पैरेलल में लगाऊंगा तो लोड मेरा क्या करेगा, करंट जो है मेरा वो सेकेंडरी साइड का क्या करेगा, E2 से लीड करेगा। तो एक तरह से आप हेडिंग भी डाल सकते हो, ट्रांसफार्मर फेजर डायग्राम एट लीडिंग पावर फैक्टर, ठीक है, तो लीडिंग पावर फैक्टर में जरा देखते हैं, ठीक है। तो चलिए मैंने इसको लीड करा, अब जरा देखते क्या हो, थीटा लीड कर रहे हैं। अब मुझे बताओ I2 अगर इधर है तो I1 डैश किधर होगा, I2 का I1 डैश आएगा, ये किधर होगा, सेम इसी के फेज में होगा, और थोड़ा सा कम या ज्यादा होगा डिपेंडिंग ऑन N1 N2, तो मैं थोड़ा सा कम दिखा रहा हूं उसको, तो दिक्कत नहीं। अब सुनिए, अब बताओ जो प्राइमरी साइड का करंट आएगा वो कितना आएगा, प्राइमरी साइड का जो करंट आएगा मुझे देखो कितना आएगा, वो कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, ये मेरा नेट I1 आएगा, क्या कहते हैं, तो पावर फैक्टर और इंप्रूव हो जाएगा, क्या कहते हैं, पावर फैक्टर और इंप्रूव होगा, बिकॉज़ ये उधर की तरफ बढ़ता जा रहा है, जितना ये लीड करेगा I2 उतना ये जो रिजल्टेंट करंट है क्या करेगा, ये टिल्ट करेगा, इधर की तरफ टिल्ट होगा, समझ रहे हो, तो उतना ज्यादा ये जो एंगल है ये क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। क्यों भाई, आप बोलोगे सर आप V1 के साथ देखो ना, E1 के साथ क्यों देख रहे हो, सही बात है, इसके साथ देखना चाहिए V1 के साथ, तो V1 देख लो ना, V1 क्या है बेसिकली, VT क्या है, VT is equal to E1 plus I1 R1 plus J I1 X1, ये बनेगा। तो E1 तो ये रहा, इसके साथ जोड़ दो जरा, क्या इसके साथ जोड़ दो जरा, I1 R1 plus J I1 X1, और ये क्या बन जाएगा मेरा, ये बन जाएगा मेरा VT। तो आप देख सकते हो स्टिल ये जो एंगल है क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, पिछले के कंपैरिजन में कम होगा। जितना ज्यादा आप इस I2 को इधर टिल्ट करोगे, लीड करवाओगे, उतना ज्यादा I1 क्या होगा, उतना ज्यादा I1 इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, आप समझ रहे हो, VT की तरफ शिफ्ट होगा। इसका मतलब जो पावर फैक्टर है वो किधर की तरफ जाएगा बताओ, फ्रॉम लैगिंग टू लीडिंग, और यूनिटी की तरफ जाएगा, मतलब लैगिंग टू यूनिटी की तरफ जाएगा, समझ रहे हो। जितना ज्यादा आप कैपेसिटिव लोड लगाओगे उतना ज्यादा प्राइमरी साइड का पावर फैक्टर, प्राइमरी साइड है अभी I1 और VT के बीच, I1 और VT का मतलब कौन सी साइड है, प्राइमरी साइड। जितना ज्यादा सेकेंडरी साइड आप कैपेसिटिव लोड लगाओगे उतना ज्यादा जो पावर फैक्टर आपका वो किधर की तरफ आएगा, इंप्रूवमेंट की तरफ आएगा। सर कैपेसिटी इंक्रीज करने से हम I1 डैश I2 इंक्रीज कर रहे हैं,
इंक्रीज कुछ नहीं कर रहे, इंक्रीज तो डिपेंड करेगा लोड पे, हम एंगल उसका लीड करवा रहे हैं। इंक्रीज या डिक्रीज तो करेगा इंपीडेंस की वैल्यू पे कि मेरा करंट इंक्रीज होगा कि नहीं होगा। I2 करंट मेरा इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा पिछले केस से, वो डिपेंड करेगा किसकी वैल्यू पे, इंपीडेंस, टोटल ओवरऑल इंपीडेंस की वैल्यू पे, ठीक है। हाँ बट ये है कि कैपेसिटर लगाने से लीडिंग हो जाएगा, लीड करेगा, E2 से लीड करेगा I2 हाँ सेकेंडरी साइड में। तो प्राइमरी साइड में जो करंट I1, अगर I2 लीड करेगा तो I1 डैश भी इधर ही आएगा, जिधर I2 है उधर ही I1 डैश आएगा, और I1 डैश प्लस IE दोनों मिलके क्या बनाएंगे I1। तो आप कह सकते हो I1 भी थोड़ा इधर की तरफ टिल्ट हो जाएगा, जितना I2 इधर टिल्ट होगा उतना I1 भी इधर होगा, उतना I1 भी VT की तरफ जाएगा। इसका मतलब जो पावर फैक्टर है, जो प्राइमरी साइड है पावर फैक्टर, वो क्या हो रहा है बेसिकली इंप्रूव हो रहा है, कैपेसिटर लगाने से इंप्रूव हो रहा है। जरा चेक करके देखें, ठीक है, चेक करके देखें। अच्छा दूसरी बात देखो, यहाँ की वोल्टेज जरा देखते हैं, सेकेंडरी साइड की वोल्टेज कैपेसिटर लगाने से क्या होती है। पहले जरा इससे देखते हैं, इसके केस में देखते हैं, 8 वोल्ट के केस में यहाँ की वोल्टेज क्या थी बताओ जरा। यहाँ की वोल्टेज कम हो गई थी, नोट लगाते थे, आपने देखा था 195 पहले थी, उसके बाद कितना हो गया था 170, है ना। अब कैपेसिटर लगाने से देखते हैं, पहले सिर्फ R लोड था, R लोड से 169 या कुछ हो गया था, 170 वोल्ट होती। अब अगर मैं अचानक से कैपेसिटर लगा दूं तो बताओ क्या होगा, वोल्टेज, यहाँ की वोल्टेज क्या होगी, बढ़ेगी कि कम होगी, बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी जरा सोचते हैं, पहले एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं और देखते हैं कि पावर फैक्टर इंप्रूव होता है कि नहीं होता। तो दो चीज हमने स्टडी की है, क्या, एक तो कैपेसिटर लगाने से इधर का पावर फैक्टर की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, इंप्रूव होगी, पावर फैक्टर की वैल्यू इंप्रूव होगी, समझ रहे हो, पावर फैक्टर आपका बढ़ेगा यहाँ पे, ठीक है, पावर फैक्टर आपका इंप्रूव होगा। और किधर की तरफ आएगा, लैगिंग से यूनिटी की तरफ। आपको याद होगा R लोड में कितना था पावर फैक्टर, 0.6 समथिंग उसका। तो चलिए मैं पहले फिलहाल R लोड ही लगा रहा हूँ और फिर कैपेसिटर दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो चलिए मैं इसको जूम भी कर देता हूँ, और मेरे पास कई सारे कैपेसिटर हैं, मैं कैपेसिटी वैल्यू पैरेलल में इंक्रीज करते चले जाऊंगा, पैरेलल में कनेक्ट करते चले जाऊंगा इसका कैपेसिटर, पैरेलल में कैपेसिटर कनेक्ट करने से क्या होगा बताओ, उसकी वैल्यू ऐड होती चली जाएगी, ठीक है। तो कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ाते चले जाऊंगा और देखता हूँ कि सेकेंडरी साइड में क्या फर्क पड़ता है, प्राइमरी साइड में क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। और हमने जो थ्योरी बनाई है जरा उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, फेजर के अकॉर्डिंग सही आंसर आता है, करेक्ट है भाई। हाँ जी, इसमें I2 आपने अज्यूम किया कि कुछ लीड हुआ, हाँ अज्यूम किया, जस्ट मैंने अज्यूम किया कि ये माइनस ए वाला पार्ट ज्यादा पड़ेगा, ये जस्ट एक अजम्पशन है। I2 तो V2 से लीड करेगा ना वैसे, I2 जो है वो V2 से E2 से नहीं, लोड या क्रॉस वोल्टेज आएगी, इससे लीड नहीं, इससे तो करेगा ही करेगा, इससे तो 100% करेगा। उससे आपने अज्यूम कर लिया कि हाँ इससे तो 100% करेगा, जो इसके अक्रॉस वोल्टेज है ना उससे तो पक्का लीड करेगा। क्यों, क्योंकि अगर सिर्फ R होता तो कैसा होता, इन फेज करंट होता है इस वोल्टेज से, पर अगर C लगा दिया तो क्या होगा, अब तो पक्का लीड करेगा। RC लोड है ना, तो RC लोड में तो पक्का करंट क्या करेगा, लीड करेगा। बट इससे लीड करेगा कि नहीं करेगा, अब इसमें इंडक्टर क्या है ना, तो डिपेंड करेगा इसकी भी वैल्यू पे, इंपीडेंस की वैल्यू पे, समझ रहे हो आप मेरा पॉइंट। तो बेसिकली इस तरह से होगा। तो चलिए जरा चेक करते हैं, और मैं आपको थोड़ा कैमरा जूम कर देता हूँ सो दैट सब लोग देख सकें। हाँ जी दोस्तों, तो चलिए जरा देखते हैं, मैं जरा सप्लाई ऑन कर देता हूँ, ठीक है। और फिलहाल मेरा रजिस्टिव लोड है, इसमें तो आ गई हुई रीडिंग, अब आई, ठीक है। तो आप जरा देखो इधर की रीडिंग क्या है, बताओ जरा, क्या मैं क्या क्या देख रहा हूँ। यहाँ पे कौन सी पावर है, एक्टिव पावर, और पावर फैक्टर भी देख लो शायद, ये लो पावर फैक्टर कितना है 0.65। फिलहाल पावर फैक्टर प्राइमरी साइड जो पावर फैक्टर है वो मेरा कितना है 0.65, ठीक है। और जो वोल्टेज है वो 203 है, और करंट है मेरा 0.43। अब जरा देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, लोड साइड में कैपेसिटर कनेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा इधर की रीडिंग भी देखो जरा, नोट करो इसकी रीडिंग क्या है। इसकी रीडिंग पावर जा रही है इतने वोल्ट, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पावर फैक्टर पे ले आता हूँ इसको। पावर फैक्टर कितना है, यूनिटी है, तकरीबन 1 पावर फैक्टर है, और आपका जो करंट है वो 0.24 एम्पियर है, वोल्टेज कितनी है 180 वोल्ट, ठीक है, 180 वोल्ट के अराउंड है, ठीक है। 170 पहले था, 180 हो गया, क्योंकि इधर की वोल्टेज भी चेंज होगी, ठीक है, 203, ठीक है। तो चलिए 180 वोल्ट है इधर, ठीक है। अब जरा देखिए, अब मैं कैपेसिटर लगा रहा हूँ पैरेलल में, ठीक है, लोड के पैरेलल में कैपेसिटर कनेक्ट कर रहा हूँ, जरा देखते क्या होता है। वोल्टेज में क्या फर्क पड़ा बताओ,
इस साइड की वोल्टेज क्या होगी, कितनी होगी, इंक्रीज होगी। चलो वोल्टेज छोड़ो, पावर फैक्टर बताओ, कम हो गया, पावर फैक्टर कम हो गया होगा, ठीक है, पावर फैक्टर 0.788। अब ये पावर फैक्टर लीडिंग है, ध्यान रखना। ये किसका पावर फैक्टर मेजर कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ लोड का कर रहा है। ये ट्रांसफार्मर के अंदर का नहीं कर रहा है, E2 से नहीं देख रहा, सिर्फ और सिर्फ लोड का। तो लोड का पावर फैक्टर क्या हो गया, लीडिंग हो गया अभी। पहले यूनिटी पावर फैक्टर था आर लोड में, अब आरसी सर्किट हो गया, तो आरसी में क्या हो गया, लीडिंग हो गया, ठीक है, लीड कर गया और वोल्टेज बढ़ गई। करंट पे फर्क देखो, करंट कितना आ रहा है इधर, करंट इधर की तरफ करंट बढ़ा कि कम हुआ, करंट बढ़ गया होगा। अब ठीक है, अच्छा करंट के लिए बताओ, 0.31, करंट इज 0.31, पहले कितना था 0.2 समथिंग कुछ था, अभी 0.31 हो गया, ठीक है। अच्छा अब एक और चीज देखिए, इधर का पावर फैक्टर में फर्क बताओ, इधर के पावर फैक्टर इंप्रूव हुआ क्या, 0.8 हो गया, सबसे ऊपर देखो पावर फैक्टर में आ रखा होगा, हाँ जी 0.88। इसका मतलब जरा सोचिए, पहले कितना था 0.65, पावर फैक्टर इंप्रूव हो गया, देखो पावर फैक्टर इंप्रूव हो गया इधर का। और इधर का करंट पे क्या फर्क पड़ा, करंट कम हुआ कि ज्यादा हुआ, वो डिपेंड करता है, वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम हुआ होगा करंट। जब भी पावर फैक्टर इंप्रूव होता है करंट कम होता है, ठीक है, इधर पावर फैक्टर कम होगा, नहीं सॉरी करंट कम होगा और पावर फैक्टर इंप्रूव होगा। एक और कैपेसिटर लगा, ठीक है, एक और कैपेसिटर लगा, जरा देखते हैं क्या होगा, एक और कैपेसिटर से क्या होगा, ठीक है, इसके लिए हीट निकलती है, ये गर्म हो जाती है, ठीक है। खैर जरा देखिए, मैं एक और कैपेसिटर लगा रहा हूँ, तो मैं पहले इसको निकाल लेता हूँ, देखो वोल्टेज डाउन हो गई और ये कैपेसिटर चार्ज है फिलहाल, तो मुझे इसको डिस्चार्ज करना पड़ेगा, झटका दे देगा, ठीक है, इसलिए मैंने इसको डिस्चार्ज कर दिया। चलिए मैं एक और कैपेसिटर लगा रहा हूँ पैरेलल में, अब इससे क्या होगा, पैरेलल लगाने से कैपेसिटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, और ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। कैपेसिटर 2.5 के सेम कैपेसिटर पैरेलल में आ गया, इसका तो कैपेसिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी। हाँ सर इसमें 440 वोल्ट एसी क्यों लिखा होता है, मैक्सिमम वोल्टेज इतनी है, इतनी लगा सकते हैं 440 वोल्ट, इतनी वोल्ट तक आप इसको पैरेलल में लगा सकते हो, ठीक है। हाँ जी अब जरा देखिए क्या लगता है, वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, और पावर फैक्टर और खराब हो जाएगा, इधर का लीडिंग हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं कम होगा, पावर फैक्टर कम होगा, 0.8 था ना या 0.7 था, कितना था, कितना हो गया 0.78। अब लीडिंग में और खराब हो जाएगा, और ज्यादा लीड करेगा, मतलब खराब हो जाएगा। जरा देखते हैं कैसे खराब बोलते हैं उसको, ठीक है, अच्छा नहीं बोलते, कम हो जाएगा, ठीक है। जरा देखिए कैसे, और वोल्टेज और ज्यादा बढ़ जाएगी, वोल्टेज जरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा वोल्टेज कैसे चेंज होगा, वोल्टेज जरा देखो और ज्यादा बढ़ गई है, कितना हो गया बताओ, 0.5 हो गया। और आप नोटिस करो जो वोल्टेज है सेकेंडरी की वो प्राइमरी से कहीं ज्यादा है, प्राइमरी साइड की वोल्टेज कितनी है 202, जबकि इधर की कितनी है 254, ठीक है, 205 वोल्ट होगी या मे बी 254 वोल्ट, 254, ठीक है। अच्छा पावर फैक्टर खराब हो गया होगा, देखना जरा कितना हो गया 0.51। लोड का पावर फैक्टर लीडिंग है, ये लोड और ज्यादा लीड करने लग गया, इसका तो पावर फैक्टर और खराब हो गया। बट जो सोर्स साइड से उसमें जरा देखो क्या होगा, यूनिटी लगेगा, मजे आ एकदम परफेक्ट यूनिटी होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितना मैं लोड को कैपेसिटिव बनाऊंगा, जितना मेरा लोड कैपेसिटिव की तरफ लीडिंग करते चले जाऊंगा, जितना मैं लोड को, उतना मेरा जो पावर फैक्टर है सोर्स साइड, जो पावर फैक्टर है वो क्या होगा, लैगिंग से लीडिंग की तरफ, यूनिटी की तरफ आएगा, लैगिंग लोड से यूनिटी की तरफ आएगा, ठीक है। जरा देख लीजिए, मैं इसको आगे थोड़ा सा लगा देता हूँ सो दैट सबको नजर आए, तो आप रीडिंग जरा देख लीजिए। सेकेंडरी साइड में वोल्टेज ज्यादा है, वो फ्रिंजिंग इफेक्ट वाला है, नहीं, ये मैं आपको समझाऊंगा अभी। वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेटरी, लोड लगाने से सेकेंडरी की वोल्टेज बदल रही है, ठीक है, तो काइंड ऑफ वो भी आपका समझ सकते हो आप, इधर की वोल्टेज थोड़ी कम है, इधर की वोल्टेज ज्यादा है, वो भी एक उसी इफेक्ट को आप फैराडे इफेक्ट में डाल सकते हो, वो भी इसी का रीजन है, ठीक है। आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है, समझ आएगा आपको, क्लियर हुआ। वोल्टेज तो कितनी ज्यादा बढ़ गई है। दूसरा पावर फैक्टर इधर यूनिटी हो गया, एकदम परफेक्ट पावर फैक्टर, ठीक है, एकदम परफेक्ट यूनिटी हो गया, ठीक है। तो हमने यहां से एक चीज सीखी है क्या, जैसे हम लैगिंग लोड से या रेजिस्टिव लोड से, बल्कि लैगिंग से बोलना चाहिए, अगर लैगिंग लोड होगा तो क्या होगा बताओ जरा, पावर फैक्टर और ज्यादा पुअर हो जाएगा, नहीं। तो लैगिंग लोड से जब हम लीडिंग लोड की तरफ जाते हैं तो प्राइमरी साइड का पावर फैक्टर क्या होता है, सप्लाई का, वो इंप्रूव होता है,
डोंट वरी, इसे घबराओ मत, ठीक है। ये इसकी भाप निकल रही है, थोड़ा नमी होती है ना इसमें और ये गर्म होता है तो उससे निकल रही है, ठीक है। तो डरने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ फिर, वो भी इसके ऊपर कुछ और लगा देता हूँ सो दैट ये बहुत गर्मी निकालेगा, ठीक है, हीट निकलेगी। तो रजिस्टर है ना, तो रजिस्टर कौन सा लॉस देता है? ओमिक लॉस होगी ना रजिस्टर में, तो हीट निकलेगी इससे, ठीक है। आई होप आपको समझ आएगी बच्चा, ठीक है। तो चलिए अब तो मैंने यहाँ से क्या सीखा, हमने यहाँ से सीखा कि कैपेसिटिव लोड में, कैपेसिटिव लोड जब आप कैपेसिटी लगाते जाओगे क्या होगा, आपका पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट की तरफ आएगा, पावर फैक्टर आपका इंप्रूवमेंट की तरफ आएगा। क्लियर अभी? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ये बल्ब फ्यूज हो सकता है, बताता हूँ क्यों। क्योंकि इसके अक्रॉस वोल्टेज ज्यादा होती है तो पावर ये क्या लेगा, फिर ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा। और ये 60 वोल्ट इसकी रेटिंग है, 60 वोल्ट रेटिंग। अगर 60 वोल्ट से ज्यादा पावर ये कंज्यूम करने लग गया तो ये जल जाएगा, इसका एलिमेंट जल जाएगा। जरा देखते हैं कितनी पावर ये कंज्यूम कर रहा है फिलहाल, ठीक है। इसकी पावर रीडिंग देखते हैं। हाँ कितनी है? 70 वोल्ट। फिलहाल ये 70 वोल्ट कंज्यूम कर रहा है क्योंकि वोल्टेज बढ़ी ना, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज बढ़ेगी तो क्या होगा, करंट भी बढ़ जाएगा उसमें, तो पावर भी बढ़ जाएगी। भाई रजिस्टर के तो 3 लोड है यहाँ पे, एक आर है और 2 क्या है, सीसी। एक आर लोड है और 2 क्या है, कैपेसिटिव लोड है। तो पैरेलल में है सारे, तो पैरेलल में वोल्टेज सबकी अक्रॉस क्या होगी, बराबर होगी, बढ़ गई है। कितना? 260 वोल्ट होगी। तो आर के अक्रॉस भी 260 है, कैपेसिटर के अक्रॉस भी 260 है, दूसरे कैपेसिटर के अक्रॉस भी 260 है। अब बताओ ये पावर कंज्यूम कितना कर रहा है इस 260 वोल्ट पे? 70 वोल्ट, जबकि इसकी रेटिंग कितनी है? 60 वोल्ट। तो थोड़ी देर में अगर मैंने इसको लगा के छोड़ दिया तो हीट जो इसकी रेटिंग है उससे कहीं ज्यादा हीट निकल रही है अब यहाँ पे, तो ये जल जाएगा, इसका एलिमेंट जल जाएगा थोड़ी देर में। अगर मुझे जल्दी जलाना हो एलिमेंट तो और वोल्टेज बढ़ा देते हैं, 2 कैपेसिटर और लगा देते हैं, लगा के देखें। चलिए ठीक है, जरा देखते हैं क्या वोल्टेज होती है, ठीक है। मैं 2 कैपेसिटर और लगा देता हूँ, लेकिन ये बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। अभी चार्ज नहीं इसके अंदर, क्यों नहीं है चार्ज? अब अगर मैंने निकाला, अब चार्ज नहीं था इसके अंदर, कैपेसिटर के अंदर कोई चार्ज नहीं था। क्यों नहीं था? बिकॉज़ जिस टाइम मैंने ऑफ किया उस टाइम ये कनेक्टेड ही था। पहले ऑफ कर दिया, पहले ऑफ किया और फिर मैंने कैपेसिटर निकाला। ऑफ करते ही जो इसके अंदर चार्ज था वो आग खा गया, तो इसलिए डिस्चार्ज निकला। लेकिन अगर ऑन सिचुएशन में मैं निकालता इसको, जरा देखिए फिलहाल ये ऑन है और मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। ये कैपेसिटर मैंने लगाया इसके अंदर, ठीक है। अगर ये ऑन रहता और ऑन ही सिचुएशन में निकाल लेता, अब ये चार्ज है, अभी डिस्चार्ज नहीं। चेक करके दिखा दो, ये चार्ज था, समझ आया? तो इसका मतलब क्या है, कैपेसिटर मेरा चार्ज था और ऑफ सिचुएशन में निकाला तो सेफ था मैं, ठीक है। फिलहाल ये डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। ये अब इसमें कोई चार्ज नहीं। अब सर देखिए मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं 2 कैपेसिटर और बढ़ा देता हूँ। 2 क्या, एक ही बढ़ा के देखते हैं, थोड़ा खतरा कम मोल लेते हैं, ठीक है। एक कैपेसिटर बढ़ा के देखते हैं, ठीक है। चलिए ज़्यादातर 10 रुपये का फ्यूज हो जाएगा, वो मेरा बल्ब खराब हो जाएगा, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन आप जरा देखो फ्यूज कब होता है बल्ब, ठीक है। बल्ब के ऊपर मुझे कुछ क्वेश्चंस करवाने थे, बल्ब के ऊपर भी तो क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा ब्राइट होगा, कौन सा ऑफ फ्यूज हो जाएगा, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं नेटवर्क में। वो रह गया थोड़ा सा पोर्शन, तो नेटवर्क में मैं करवा दूँगा, ठीक है। चलिए भाई अब जरा देखिए, अब मैं 3 कैपेसिटर लगा रहा हूँ पैरेलल में, कैपेसिटी वैल्यू बढ़ जाएगी। अब वोल्टेज जरा देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको पहले इसको कनेक्ट कर देता हूँ। हाँ जी, ये मैंने कनेक्ट कर दिया है। ऑन करूँ? तैयार हो? अभी बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा ब्राइट है, 300 समथिंग कुछ वोल्टेज है। और पावर कितनी खा रहा है ये? 90। तो थोड़ी देर ही खाएगा ये बस, उसके बाद उड़ जाएगा, ठीक है। इवन ब्लास्ट भी हो सकता है, कांच टूट भी सकता है, ठीक है। तो मैं खतरा नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा आपके ऊपर, ठीक है। अगर आप 90 वोल्ट अगर आप कर लेते हो, ठीक है। इसकी रेटिंग क्या बल्ब की? 60 वोल्ट, 60 वोल्ट, 60 वोल्ट है और हम 90 और हम 90 वोल्ट दे रहे हैं। इसकी रेटिंग में दिखा देता हूँ आपको, 60 है, 60 वोल्ट का बल्ब है, ठीक है। 60 वोल्ट है, तो 90 वोल्ट अगर खर्च कराओगे इससे तो थोड़ी देर ही चलेगा, जब तक इसकी गर्मी अच्छी खासी नहीं हो जाती। गर्मी होते ही एकदम ब्लास्ट होगा, ठीक है। या तो अंदर का एलिमेंट जल जाएगा या फिर बल्ब ही, ये जो इसका जो ग्लास है वो ब्लास्ट हो सकता है, ठीक है। वो खतरनाक है, ठीक है। तो चलिए, तो आपको मैंने दिखाया कि जितना ज़्यादा कैपेसिटी लगाते चले जाते हैं उतना क्या। अच्छा इसे इधर से पावर फैक्टर देखना आप जरा, अब यूनिटी का होगा पावर फैक्टर।
अब इधर का पावर फैक्टर देखा आपने, नोटिस किया था? चलिए अब दोबारा नोटिस कीजिए। 2 कैपेसिटर लगाए थे तो पावर फैक्टर यूनिटी हो गया था। 3 लगाते ही पावर फैक्टर क्या हो जाएगा इधर का? 0.8 की तरफ आ जाएगा। अब वापस उल्टा आएगा, लेकिन इस बार लैगिंग नहीं जाएगा, लीडिंग की तरफ जाएगा। अगर आप कैपेसिटर को बढ़ाते हुए मजे लेने शुरू कर दिया आपने और कैपेसिटर को बढ़ाते चले जाओगे तो फिर क्या होगा? लैगिंग से यूनिटी पे आया, अब यूनिटी से क्या चला जाएगा? लीडिंग चला जाएगा। जरा देखिए, ठीक है, जरा देखिए कैसे, ठीक है। तो मैं पहले से करेक्शन कर देता हूँ। अभी मैंने 3 कैपेसिटर लगाया, 2 में कैसा बन गया था? यूनिटी बन गया था ना, 2 में तो एकदम परफेक्ट यूनिटी आ गया था। अब चलिए, अब मैं 3 कैपेसिटर लगाता हूँ, तो जरा देखते हैं। और मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं होगा भाई, मतलब फटाफट रीडिंग ले लेना, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज ये बल्ब बहुत जल्दी फ्यूज हो सकता है, ठीक है। तो चलिए मैं ऑन करता हूँ जरा आगे, ठीक है। ओके, पावर फैक्टर जरा दिखाता हूँ आपको। पावर फैक्टर इज 0.94, यूनिटी से थोड़ा डाउन आ गया, ठीक है, 0.94। इधर का पावर फैक्टर तो और खराब होगा, इधर का पावर फैक्टर कितना होगा? 0.35, और ज्यादा खराब होगा। लेकिन कौन सा पावर फैक्टर है? लीडिंग की लैगिंग? लीडिंग। और करंट बढ़ गया, देखो इधर लीडिंग करंट है, ध्यान रखना, ये करंट लीडिंग है, करंट लीडिंग है, ठीक है। और वोल्टेज तो खैर 300 से ऊपर चली गई, 307 करीबन होगी वोल्टेज। करंट कितना था? सर ये I2 वाला करंट दिखा रहा है है जी? इधर, ये I2 वाला करंट, I2 वाला तो राइज हो गया, प्राइमरी राइज प्राइमरी क्योंकि 3 लोड लगा दी ना, कैपेसिटर, रेजिस्टर और एक और कैपेसिटर, एक और कैपेसिटर, तो नेट इंपेडेंस कम तो हो नेट इंपीडेंस आपका, हाँ ये कह सकते हो पैरेलल में नेट इंपीडेंस कम हो गया तो करंट बढ़ गया। और वो भी कौन सा करंट बढ़ा है? लीडिंग करंट। नेट करंट कैसा है? लीडिंग, जो लोड की तरफ आया। इधर वाला करंट में क्या फर्क पड़ेगा? इधर वाला करंट जब तक आप यूनिटी पे आओगे तब तक तो कम होता चला जाएगा, कम हो रहा था करंट, लेकिन यूनिटी से जब आप लीडिंग की तरफ जाओगे करंट वापस से क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। जरा आप देखो, आर लोड में कितना करंट था? 0.33 समथिंग कुछ था, नहीं 0.4 क्या था, कितना था? 0.38, 0.4 के करीब था। जब हमने एक कैपेसिटर लगाया कितना हो गया था? आर पे 0.43, आर पे 0.43 था, एक कैपेसिटर लगाया तब कितना हो गया था? 0.39। अच्छा, 2 कैपेसिटर लगाए तब कितना हो गया था? 0.45 बढ़ गया था। लेकिन यूनिटी पावर कम होना चाहिए था मेरे हिसाब से, कम होना चाहिए था, और कम होना चाहिए था। और बताओ, आगे बताओ, और आगे अगले पे, इस पे क्या आया था करंट? कुछ नहीं चेक किया, अभी करो जरा करंट देखो यहाँ पे कितना है? 0.69 बढ़ रहा है करंट। जितना आप पावर फैक्टर को लीडिंग करते चले जाओगे, जितना आप लीडिंग बनाते चले जाओगे सेकेंडरी साइड को, ठीक है, उतना इधर का करंट क्या हो जाएगा? शुरू में तो कम होगा, लैगिंग से जब तक यूनिटी तक आएगा तब तक क्या होगा? कम होगा, और उसके बाद क्या होना शुरू कर देगा? बढ़ना शुरू कर देगा। 2 कैपेसिटर वाला थोड़ा जल्द है। हाँ जी, 2 कैपेसिटर वाला मेरे ख्याल से आपने रीडिंग यहाँ तो सही नहीं ली, ठीक है। कितना था? 0.45 आ रहा था, और एक कैपेसिटर में 0.38, और एक कैपेसिटर में पावर फैक्टर कितना था? 0.8 लैगिंग, और 2 कैपेसिटर में यूनिटी हो गया था, कम होना चाहिए। कम होना चाहिए था वैसे। चलो मैं एक बार इसको बाद में चेक करते हैं, ठीक है, बट ऐसा कम होना चाहिए मेरे हिसाब से, या तो कुछ गड़बड़ नहीं है, ठीक है। मैं एक बार दोबारा से देखूँ क्या? 2 कैपेसिटर देखते हैं, ठीक है, 2 कैपेसिटर देखते हैं, और फिर एक कैपेसिटर देखेंगे। बट अभी रेटिंग बदल गई है, वोल्टेज वगैरह सारी बदल गई होगी, अभी इतनी देर में पीछे की वोल्टेज सब बदल जाती है, तो अभी वो पुरानी रीडिंग नहीं आएगी। हाँ जी, कितना करंट है? 0.44, और पावर फैक्टर कितना है? यूनिटी वोल्टेज पे वोल्ट पे कितना है? तकरीबन यूनिटी है ना, यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक है। और कितना करंट है? 0.44। अब एक काम करता हूँ, एक और कैपेसिटर लगा, एक कैपेसिटर लगाता हूँ। अब एक कैपेसिटर लगा के देखता हूँ, एक कैपेसिटर लगा के दिखाता हूँ, और उससे जरा देखते हैं क्या करंट आपका क्या होना चाहिए एक कैपेसिटर से। क्या हो रहा है बताओ? करंट कितना है? 0.39 कम हुआ करंट, कम हो गया। अच्छा, पावर फैक्टर कितना हुआ है? 0.88। पावर फैक्टर थोड़ा कम हुआ है, पावर फैक्टर तो कम हो गई, ठीक है, लैगिंग है। सर करंट इसलिए कम होना क्योंकि लोड भी तो कम हो रहा है, कैपेसिटर पे जो लोड की तरह काम करता है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इसको रीड करके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, इसको एक बार कैलकुलेट करके मैं आपको बता दूंगा। बट आप ये समझो, सिर्फ इतना समझो कि आर लोड से जब हम सी लोड की तरफ आए, आर लोड पे लैगिंग पावर फैक्टर था,
सी लोड पे जब हम आए तो क्या हुआ, पावर फैक्टर क्या होगा, इंप्रूव हो गया, पावर फैक्टर इंप्रूव हो गया। ठीक है, अब जरा देखिए, अब एक और लोड लगा लो, कौन सा, आरएल लोड। ठीक है, आरएल लोड पे दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं आरएल लोड के लिए दिखाता हूँ। ठीक है, तो वापस आता हूँ एक बार बोर्ड पे, मैं कैमरे को वापस बोर्ड पे करता हूँ। तो सर जो पावर फैक्टर था वो तो सोर्स का इंप्रूव हुआ, जो लोड साइड था उसका तो खराब हो गया। उसका खराब हो गया, उसका खराब हो गया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज हमारी जो सप्लाई आ रही है घर में, हमें उसका पावर फैक्टर इंप्रूव करना होता है। ऐसे तो जितनी मोटर होती हैं, जैसे एसी चल रही हैं, इनमें भी इंडक्शन मोटर लगी होती है, कंप्रेसर में, फैन में इंडक्शन मोटर लगी होती है, इनका सबका पावर फैक्टर क्या होता है, पुअर। आप इनको इंप्रूव नहीं कर सकते। पर हम पूरे घर का पीछे से जो सप्लाई आ रही है उसका हम क्या कर सकते हैं, उसका हम इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे आप जरा देखो, पूरा चंडीगढ़ चल रहा है, पूरे चंडीगढ़ का लोड बहुत लैगिंग होता है, लेकिन सब स्टेशन पे हम क्या करते हैं, उस पावर फैक्टर को कैपेसिटर बैंक लगा के उसको इंप्रूव करते हैं। ठीक है, सच दैट पीछे की जो सप्लाई आ रही है भागड़ा से, वो उसमें लैगिंग पावर ना आए, उसमें रिएक्टिव पावर ना आए। अगर आपको पढ़ते हैं ऐसा क्यों करते हैं, तो नेटवर्क थ्योरी आप देखिएगा, उसमें मैंने पावर पढ़ाया है। ठीक है, एसी एनालिसिस, तो उसमें आपको समझ आएगा कि क्यों ऐसा करते हैं। उससे आपके लॉसेस बच जाते हैं पावर फैक्टर को इंप्रूव करने से। रिएक्टिव पावर हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो खैर हम सोर्स साइड की हम इंप्रूवमेंट करते हैं, सोर्स साइड को हम इंप्रूव करते हैं। ठीक है, तो लोड जितना भी है वहाँ पे क्या लगाओ आप, कैपेसिटर बैंक लगाते जाओ। कैपेसिटर लगाओगे तो सोर्स साइड क्या होगा, आपका पावर फैक्टर इंप्रूव होगा। ठीक है, तो चलिए, तो मैंने आपको बताया कि आर लोड पे कैसा था, आरसी लोड पे कैसा था। अब आते हैं कौन से लोड पे, आरएल लोड। ठीक है, आरएल लोड पे देखते हैं। ठीक है, अब मेरे पास आरएल लोड भी है, मैं रब कर दूं, आरएल लोड पे जरा देखते हैं क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे लोड बदल रहा है, आरएल लोड। अब देखिए आरएल लोड, आरसी सीरीज भी करना, आरसी सीरीज भी करके देखते हैं। करें पहले आरसी सीरीज, आरएल देख लेते हैं, आरसी सीरीज भी करें। ठीक है, आर और एल सीरीज में देखते हैं, आरएल लोड है मेरा। ठीक है, आप जरा देखते हैं क्या होगा। देखिए फेजर बनाते हैं। ठीक है, तो इधर है मेरा फ्लक्स, इधर है मेरा फ्लक्स पाई, और इधर कौन सा करंट है, आई ई। इधर मेरा करंट है आई ई, और कितने एंगल पे है, अल्फा। अब सुनिए, इस पाई से E1 E2 क्या करेंगे, दिस इज E1, दिस इज E2, क्या मेरे बेसिकली लीड कर रहे हैं, 90 डिग्री लीड करेंगे। ठीक है, अब I2 करंट जो आएगा वो बताओ क्या होगा, किस टाइप का होगा, वो E2 से क्या करेगा, इस E2 से I2 करंट क्या करेगा, लैग करेगा। क्यों भाई, देखो जो टोटल इंपीडेंस है आगे का E2 से आगे, वो कैसा है, लैगिंग है, j ओमेगा n लैगिंग। कितना है, ये है R2 प्लस R प्लस J X2 प्लस ओमेगा n, ये सही बात है। इसका मतलब करंट जो आएगा वो लैगिंग आएगा, और हाईली लैगिंग आएगा। क्यों, क्योंकि इंडक्टर मेरा ज्यादा है। आप बोलोगे नहीं सर रजिस्टर भी तो है, नहीं, जो वायर होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, उसका इंडक्टेंस क्या होगा उसके कंपैरिजन में, ओमेगा एल की वैल्यू थोड़ी ज्यादा है। अगर आपको नेटवर्क थ्योरी में अगर आप पढ़ा हो नेटवर्क थ्योरी, तो हमने इसका आर और एल ओमेगा एल निकाला था। कितने लोग नेटवर्क थ्योरी लगाए हैं, वो एक्सपेरिमेंट जिन्होंने देखा हो, आपने देखा था कितना आया था आर और एल इसका कॉइल का, इस इंडक्टर का हमने निकाला था, इस इंडक्टर का हमने निकाला था। जिन लोगों ने नहीं लगाई है वो एक बार पुराने लेक्चर देखे भाई, इसमें हमने इसका आर और एल निकाला था। इसका 22 समथिंग कुछ रेजिस्टेंस था, और इंडक्टेंस कुछ 58 ओम कुछ ऐसा कुछ था, रिएक्टेंस ये j ओमेगा एल की वैल्यू 58 था, मुझे याद नहीं है, आप अगर किसी को पता हो, इसलिए मैं कहता हूँ कि रीडिंग लिख के रखनी चाहिए। खैर, इसका इंडक्टिव पार्ट मेरा क्या होगा, ज्यादा होगा, तो हाईली इंडक्टिव हो गया। इसका मतलब करंट क्या करेगा मेरा, बताओ जरा, करंट मेरा लैग करेगा। मुझे एग्जैक्ट वैल्यू में नहीं जाना है, बट आप ये याद रखो कि करंट मेरा क्या करेगा, लैग करेगा। तो करंट E2 से लैग करेगा। जो रजिस्टर लोड था उसमें भी लैग कर रहा था, बट इसमें ज्यादा लैग करेगा। क्यों इसमें ज्यादा लैग करेगा, बिकॉज इसमें इंडक्टिव पावर बढ़ा दिया ना, तो पहले सिर्फ R बढ़ाया था, आपने ये नहीं बढ़ाया था, तो कुछ लैगिंग करंट था, अब आपने ये भी बढ़ा दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, ज्यादा लैगिंग हो गया, इसका मतलब ज्यादा लैग करेगा, ये लैग करेगा E2 से। अगर I2 मेरा इधर है तो I1 डैश वो भी किधर आएगा,
वो भी इधर ही आएगा, ठीक है। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि दिस इज माई I2, ये मेरा I2 है, तो I1 डैश भी इधर ही आएगा, I1 डैश भी इधर ही आएगा, ठीक है, सेम फेज में। तो I1 डैश और IE अब दोनों मिलके क्या बनाएंगे? नेट करंट I1 बनाएंगे। क्या कहते हैं? नेट करंट I1 बनाएंगे। अब बताओ, ये I1 तो लैगिंग नहीं है। अब VD का फेजर बनाए, VD क्या होगा बता दो। VD इज E1 प्लस I1 R1, E1 प्लस I1 R1 प्लस JI1 X1, वही है VD। बताओ, ये मेरा VD बनेगा। तो VD तो तकरीबन उधर ही है, VD पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जो पहले VD था वही का वही रहा, ठीक है, सही है। अब जरा देखिए, जो I1 है वो ज्यादा लैगिंग हो गया। क्या कहते हैं? R लोड के कंपैरिजन में क्या हो गया? R लोड के कंपैरिजन में लैगिंग हो गया। R लोड के केस में ज्यादा लैग नहीं था। I2 इधर था, थोड़ा ऊपर की तरफ था, तो I1 भी ऊपर की तरफ था, समझ रहे हो? इसका मतलब हमने क्या सीखा? सुनो, सबसे ज्यादा लैगिंग कब होता है? जब नो लोड होता है, तब IE होता है इधर, सिर्फ नो लोड पे IE करंट होता है, तो जो एंगल होगा वो बहुत बड़ा होगा। देखो, बहुत ज्यादा लैग करेगा करंट। नो लोड से फिर लैगिंग लोड पे करंट क्या होता है? नो लोड से लैगिंग लोड करते हैं तो थोड़ा सा इंप्रूव हो जाता है, लेकिन लैगिंग से फिर यूनिटी लोड पे आओगे तो क्या हो जाएगा? और थोड़ा इंप्रूव होगा। और यूनिटी लोड से जब आप कैपेसिटिव लोड पे आते हो, जितना ज्यादा कैपेसिटिव करते चले जाओगे उतना क्या होगा? पावर फैक्टर इंप्रूव होते होते लीडिंग यूनिटी पे आएगा, और फिर अगर और ज्यादा कैपेसिटिव कर दिया तो लीडिंग हो जाएगा। सर R लोड में और उधर था, R लोड में थोड़ा ऊपर की तरफ था। R लोड में क्यों ऊपर की तरफ था बताओ? यो फेज में था, क्योंकि जो फेज में तो नहीं था, थोड़ा सा लैग कर रहा था, X2 की थोड़ा सा वजह लैग कर रहा था X2 की वजह से। X2 ज्यादा बड़ा नहीं होता, लीकेज रिएक्टेंस है, ज्यादा बड़ा नहीं होता, तो X2 मेरा ज्यादा छोटा ही होता है, तो इसलिए इस केस में थोड़ा और लैग, इसमें ओमेगा लोड आ गया, इसका मतलब क्या करेगा? इसमें और ज्यादा लैग करेगा, इसमें लैगिंग में पावर फैक्टर और खराब आएगा। किसका पावर फैक्टर? प्राइमरी साइड का पावर फैक्टर। किसके रेस्पेक्ट में? किसके कंपैरिजन में खराब आएगा? R लोड के कंपैरिजन में खराब आएगा, ठीक है। R के केस में आप याद करो कितना था, चेक करो, 0.6 समथिंग कुछ था, 0.6 समथिंग कुछ था। अब क्या हो जाएगा? और कम हो जाएगा, ठीक है, और कम हो जाएगा। चलिए करें जरा, चलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखिए, इस बार मेरे पास ये लोड है, इस बार मेरे पास ये लोड है, ये RL लोड है, और मैं इस बल्ब को कनेक्ट नहीं कर रहा इस बार सीरीज में। इस बार मैं सीधा ये इंडक्टर लगा रहा हूं, सीधा इंडक्टर लगा रहा हूं। अब उसके और नुकसान होंगे, इसके और नुकसान होंगे। इधर की वोल्टेज एकदम पुअर हो जाएगी। R के केस में कितनी थी? 195। देखो जरा, अगर मैं सिर्फ R लगाता हूं तो इधर की वोल्टेज कितनी है? 222, 82 मिक्स हो सकती है, 202 है, 202, ठीक है, 202 वोल्ट है। इधर की वोल्टेज कितनी है? 179। 179.80 के वोल्ट के अराउंड, ठीक है, 180 वोल्ट के अराउंड, ठीक है भाई, 180 वोल्ट के अराउंड है। कब? जब मैंने सिर्फ R लोड है तब। लेकिन इस R की वैल्यू कितनी है? तकरीबन 1000 ओम के अप्रोच है। बल्ब का जो रेजिस्टेंस होता है वो वेरी हाई है, 1000 ओम के अप्रोच, 1000 ओम के अप्रोच। लेकिन इस इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो तो केवल 28 ओम है या 22 ओम है, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं है। तो अगर मैं बल्ब हटा के ये लगाऊंगा तो क्या नुकसान होगा उसका पता है? अगर बल्ब हटा के मैं सीधा ये इंडक्टर लगा दूं तो इंडक्टर का अपना रेजिस्टेंस भी है और क्या है? अपना इंडक्टेंस भी है, लेकिन ये रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो क्या है? बहुत कम है। इसका मतलब जो करंट फ्लो होगा बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ की वोल्टेज जो आएगी इसके क्रॉस वो क्या आएगी? कम। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो ड्रॉप आएगा वो ज्यादा हो जाएगा। समझ आया? नहीं समझे? मैंने बोला अगर मैं बल्ब हटा दूं, बल्ब का रेजिस्टेंस कितना होता है? 1000 ओम। 1000 ओम के केस में कुछ करंट आ रहा था इसमें, ठीक है, और करंट आने की वजह से E2 माइनस दिस ड्रॉप ये हो गया। यहाँ की वोल्टेज नहीं थी मुझे, यहाँ की वोल्टेज क्या मिली? क्या मिली मुझे? 180 वोल्ट। सही बात है। अब जरा देखो, अब मैं इसको हटा के 1000 ओम को हटा के यहाँ पे एक इंडक्टर लगा रहा हूँ जिसका अपना एक रेजिस्टेंस है और अपना क्या है? एक इंडक्टेंस है। लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम है, 22 ओम है, और इंडक्टेंस भी ज्यादा नहीं है। तो क्योंकि इतना कम ओम होने की वजह से, या इसका J ओमेगा मान लीजिए 50 ओम है, ये ऐसा कुछ है। अब बताइए, जो इसका जो टोटल इंपीडेंस बनेगा वो 1000 से क्या बनेगा? कम। पहले तो 1000 था ना ओम, अब इसका टोटल इंपीडेंस Z निकाल के देखो, वो क्या आएगा? वो तो 60 से भी कम आएगा, मे बी 60 तक आएगा ज्यादा। 50 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर का रूट ले लो, टोटल Z कितना आया?
है जी 55 समथिंग कुछ आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है इसका इंपेडेंस 55 है, पहले 1000 था अब 55 है, तो जो करंट आएगा वो क्या आएगा? बहुत ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा, ये बहुत ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा, जिसमें जो ड्रॉप आएगा वो क्या आएगा? इंटरनल ड्रॉप जो आएगा वाइंडिंग के अंदर ट्रांसफार्मर की, वो क्या आएगा? वो ज्यादा ड्रॉप आएगा। और अगर ज्यादा ड्रॉप आएगा तो यहाँ की वोल्टेज क्या आएगी आपको? बहुत ही कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी चेक करते हैं। R2 भी तो बहुत छोटा होता है। कौन सा? ये फिर भी करंट इतना ज्यादा होगा कि इसमें ड्रॉप अच्छा खासा हो जाएगा। चलिए चेक कर देते हैं, चेक करके तभी तसल्ली मिलेगी थी, ठीक है? तो चलिए चेक कर लेते हैं, ठीक है? और जरा इंडक्टर कनेक्ट करते हैं, जरा देखिएगा। तो मैं बल्ब को निकाल लेता हूँ एक बार। और इसकी जगह इंडक्टर कनेक्ट करते हैं। अब मैंने इंडक्टर को कनेक्ट कर दिया, बल्ब को निकाल के मैंने इंडक्टर को कनेक्ट कर दिया। अब जरा देखना क्या बदलाव नजर आएगा। आरएल लोड कनेक्ट कर दिया, ठीक है? अब आरएल लोड कनेक्ट करने से देखते हैं क्या होता है, ठीक है? अब फिलहाल मैंने आरएल लोड कनेक्ट किया हुआ, ये इंडक्टर कनेक्ट किया हुआ, ठीक है जी? अब जरा आप रीडिंग देखना, एकदम ड्रास्टिक चेंज आएगा, ठीक है? एकदम बहुत ज्यादा बदलाव आएगा। चलिए जरा देखते हैं। ऑन करूं? तैयार हो आप लोग? ऑन करूं? पक्का? चलिए क्या हुआ? इधर वोल्टेज देखो कितनी है, चलिए ना एक मिनट देखो, चलिए ना इधर चल रहा है। हाँ इधर तो चल रहा है, इधर चल तो रहा है। वोल्टेज कितनी है? ये नहीं दिखा रहा, बिकॉज मैं बताता हूँ इसकी एक रेटिंग है। और कितनी रेटिंग है सुनो, ये बेसिकली कितनी वोल्टेज से ऊपर दिखाता है? ये 100 वोल्ट से ऊपर होगी मे बी, एक मिनट, 200 वोल्ट से लेके, मतलब 200 से भी थोड़ी कम ही करेगा ये, 150 वोल्ट से लेके और 450 वोल्ट तक रीड करता है। इसका मतलब जो वोल्टेज है वो क्या होगी? 100 वोल्ट से भी डाउन हो गया। अब कैसे मेजर करूंगा 100 वोल्ट से भी डाउन हो गया? मल्टीमीटर से चेक करते हैं और क्या करें? तो चलिए मल्टीमीटर से चेक करता हूँ वोल्टेज, ठीक है? तो मैं मल्टीमीटर लगा देता हूँ, ठीक है? और इससे मैं एसी वोल्टेज मेजर करता हूँ। मुझे पता है 100 वोल्ट से भी कम होगी, ठीक है? तो चलिए जरा देखते हैं, देखो कितनी डाउन होगी, ठीक है? देखते हैं मल्टीमीटर से, देखते हैं कितनी वोल्टेज है, ठीक है? तो करंट कुछ नहीं दिखाएगा अभी ये। उधर, हाँ उधर देख लो, उधर कितना है? 1.10 करंट है और पावर बहुत ज्यादा जा रही है। पावर फैक्टर दिखाता हूँ आपको इधर प्राइमरी साइड पर। पावर फैक्टर कितना है? पुअर हो गया बहुत ज्यादा, 0.314, ठीक है? 0.314 बहुत ज्यादा पुअर हो गया लैगिंग लोड लगाने से, ठीक है? पावर फैक्टर काफी पुअर हो गया और होना भी चाहिए था। आर लोड के केस में कितना था? 0.6, देखो उससे भी पुअर आ गया। मैं जरा यहाँ की वोल्टेज दिखा देता हूँ आपको, यहाँ की वोल्टेज जरा देखिए कितनी है, ठीक है? यहाँ की वोल्टेज आपको दिखाता हूँ मैं, कितनी वोल्टेज है? 23.6 राड करने वाली वोल्टेज नहीं, 23.6, 23.7 वोल्ट, ठीक है? इतनी कम वोल्टेज। इसका मतलब क्या हुआ सुनो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लैगिंग लोड लगाओगे, जितना लैगिंग लोड लगाओगे उतनी वोल्टेज क्या हो जाएगी? कम होती चली जाएगी। ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड जितना लैगिंग लोड लगाओगे उतनी वोल्टेज ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी क्या होती जाएगी? लोड साइड कम होती चली जाएगी। अब ये हमारे घरों पे भी एप्लीकेबल है। हमारे घरों में सप्लाई कहाँ से आ रही है? ट्रांसफार्मर से। बाहर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर नहीं लगा हुआ। अब इमेजिन करो लोगों ने एसी कनेक्ट कर लिए ढेर सारे। अब क्या होगा? एसी कनेक्ट कर लिए तो एसी कनेक्ट कर लिए तो एसी के अंदर कंप्रेसर लगे होते हैं, इंडक्शन मोटर। जो लोड है वो कैसा हो जाएगा? लैगिंग। जितना लैगिंग लोड लगाओगे उतनी वोल्टेज क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी।
ट्रांसफार्मर में जितना लैगिंग लोड लगाओगे उतनी वोल्टेज कम होनी चाहिए। समझ आया? क्लियर हुआ मेरा पॉइंट? ठीक है, मैं ओवरऑल पिक्चर आपको बताता हूँ। ओवरऑल पिक्चर क्या रही है हमारी, जो हमने ये तीनों टाइप के हमने लोड लगा के देखा। हमने देखा, अभी तक हमने देखा कि अगर मेरा नो लोड है तो सिर्फ कौन सा करंट आएगा? एक्साइटिंग करंट। और पावर फैक्टर क्या होगा? वेरी पुअर। ठीक है, वेरी पुअर होगा पावर फैक्टर। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं लोड किस टाइप का लगा रहा हूं? लैगिंग। अगर लैगिंग लोड लगाऊंगा तो पावर फैक्टर इंप्रूव होगा नो लोड से, बट स्टिल कैसा रहेगा? लैगिंग ही रहेगा। और अगर मैं यूनिटी पावर फैक्टर मतलब रेजिस्टिव लोड लगा दूं, मान लीजिए यहां पे लोड की तरफ रेजिस्टेंस लगा दूं, तब भी पावर फैक्टर कैसा रहेगा? प्राइमरी साइड, सोर्स साइड पावर फैक्टर कैसा रहेगा? लैगिंग ही रहेगा। अगर मैं कैपेसिटिव लोड लगाना शुरू कर दूं और कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ाना शुरू करूं तो क्या होगा बताओ? तो यूनिटी बनेगा पहले और फिर लीडिंग बनेगा। तो इसका एक बात तो पता चली, यूनिटी पावर फैक्टर जो होता है ट्रांसफार्मर का, वो कौन से लोड पे होता है? कैपेसिटिव। इसका मतलब लीडिंग लोड पे होता है। लीडिंग लोड लगाओगे, कैपेसिटिव का मतलब क्या होता है? लीडिंग लोड। लीडिंग लोड लगाओगे तब जाके ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड से पावर फैक्टर बनेगा। कैसा बनेगा? यूनिटी। तब जाके ट्रांसफार्मर का जो पावर फैक्टर बनेगा वो यूनिटी होगा। लिख लो ये पॉइंट पे सर, ठीक है? ट्रांसफार्मर पावर फैक्टर ऑन द सोर्स साइड विल बी यूनिटी if the load is leading, if load is capacitive, if the load is leading, अगर लोड मेरा लीडिंग है तो आपका यूनिटी पावर फैक्टर बनेगा। ठीक है, तो आपका यूनिटी पावर फैक्टर बनेगा। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़े, चले आगे। तो मैंने आपको फेजर वगैरह समझाया कि फेजर कैसे बनते हैं। लैगिंग नो लोड, लैगिंग लोड, रेजिस्टिव लोड और लीडिंग लोड। ठीक है, लीडिंग लोड। चलिए जरा देखिए, मैं आपको एक और चीज समझा रहा हूं। ठीक है, इसी पे पावर फैक्टर। जब हमारी वोल्टेज 23.6 वोल्ट आई थी तो 0.311 था पावर फैक्टर। हाँ, तो वो तब भी लैगिंग था। तभी लैगिंग था क्योंकि लोड ही लैगिंग है। सारे लोड लैगिंग है। देखो यहाँ पे इंडक्टर है, यहाँ पे इंडक्टर है, यहाँ पे इंडक्टर है, सब कुछ इंडक्टर है। जिसका तो लोड कॉमन सेंस है, कैसा होगा फिर पावर फैक्टर? लैगिंग होगा। ठीक है, लीडिंग तो तब बनता है जब कैपेसिटर लगाना शुरू करता हूं मैं। तो अगर हम रेजिस्टिव लोड को भी कम करते हैं, रेजिस्टिव लोड को आप क्या करें? सिर्फ रेजिस्टेंस ही है जैसे आपने बोला, रेजिस्टेंस लगा रहे हो, सिर्फ रेजिस्टेंस लगा रहे उसको हो। भी कम कर दूं अगर उसको कम कर रहे हो, हाँ, तो भी करंट ज़्यादा ड्रॉ हुआ। हाँ, वो जरा देखो, एक और चीज है। जरा देखो, अगर आर लोड है बेटा, हाँ, देखो जरा, अगर आर लोड है, सिर्फ आर लोड की केस में अगर आर की वैल्यू को भी कम ज्यादा करोगे ना तब भी पावर फैक्टर चेंज होगा। जरा देखिए कैसे। यहाँ पे मेरा फ्लक्स है, यहाँ पे मेरा आई है, यहाँ पे मेरा E1 है और E2 है। ठीक है जी, अब जरा देखो, या E2 ऊपर ले लो, E1 नीचे ले लो, कोई भी ऊपर नीचे कर सकते हो, वो डिपेंड करेगा N1 N2। ठीक है, अब जरा देखिए, मान लीजिए मेरा रेजिस्टिव लोड है, तो अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टिव लोड लगाऊंगा तो ये जो I2 करंट आएगा वो E2 से क्या करेगा? हल्का सा लैग करेगा बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, बिकॉज ऑफ लीकेज रिएक्टेंस हल्का सा लैग करेगा। मान लीजिए कि मेरा I2 करंट हल्का सा लैग करेगा। अगर I2 करंट का ये है तो I1 डैश किधर आएगा? इधर आएगा। और I1 डैश और IE मिलके क्या बनाएंगे? I1 करंट बनाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? I1 डैश और IE मिलके क्या बनाएंगे? I1 करंट बनाएंगे। अब सुनो, अगर मैं इस R की वैल्यू को कम करना शुरू कर दूं, R है ये, और R की वैल्यू को कम करना शुरू कर दिया, मैंने रियोस्टेट लगाया और इसको मैं कम करना शुरू कर देता हूं। कम करना शुरू करूंगा तो I2 की वैल्यू क्या होना शुरू हो जाएगी? बढ़ेगी। अगर I2 की वैल्यू बढ़ेगी तो I1 डैश की वैल्यू क्या होगी? वो भी बढ़ेगी। अगर I1 डैश बढ़ेगा तो ये बढ़ गया और ये उतरेगा, तो रिजल्टेंट जो है वो क्या हो जाएगा? वो आपका टिल्ट हो जाएगा। क्या कहते हैं? वो आपका ऊपर की तरफ टिल्ट हो जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब जो पावर फैक्टर है वो क्या होगा? इंप्रूव होगा। करके देखे, दो बल्ब सीरीज में लगा देता हूँ। तो इस केस में भी टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाएगी जो जैसे उसमें। हाँ, इस केस में टर्मिनल वोल्टेज भी कम होगी। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस कम किया आपने। रेजिस्टेंस कम करने से करंट बढ़ गया। करंट बढ़ गया तो इसका ड्रॉप जो है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मैं रेजिस्टेंस कम करके दिखाता हूँ, करके दिखाऊं कैसे कम कर सकता हूँ बताओ? दो बल्ब पैरेलल में लगा दो, पैरेलल में लगाते ही समझ लो क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, तो पावर फैक्टर क्या होना चाहिए बताओ? थोड़ा सा इंप्रूव होना चाहिए। प्राइमरी साइड का पावर फैक्टर थोड़ा इंप्रूव होना चाहिए। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात, वोल्टेज यहाँ की टर्मिनल वोल्टेज क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। चलिए जरा चेक करवाता हूँ। ठीक है, मैं जरा चेक करवाता हूँ। मतलब आप ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंटली चेक कर सकते हो। ठीक है,
बिल्कुल सही रीडिंग आएगी, डोंट वरी। हाँ, लेकिन मैं एग्जैक्ट वैल्यूज पे नहीं जा रहा, मैं रीडिंग से एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड कर रहा हूँ, बिकॉज एग्जैक्ट फाइंड करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी, बिकॉज मुझे रेजिस्टेंसेस की एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है, इस वजह से। हाँ, लेकिन मैं ऑब्जर्वेशन देख सकता हूँ कि ऐसा होना चाहिए, तो ऐसा होगा, ठीक है। तो चलिए जरा देखते हैं। तो मैं वापस से आर नोड को कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं वापस से बल्ब को कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। इंडक्टर को हटाता हूँ मैं। हाँ जी दोस्तों, तो मैंने बल्ब कनेक्ट कर दिया, जरा देखें। चलिए, तो ये मीटर मेरा यहाँ पे है और मैंने आपका ये रजिस्टर लोड लगा दिया, ठीक है। चलिए जरा चेक करते हैं सर आर और एल सीरीज में, क्योंकि वो बाद में करेंगे। ऐसे तो बहुत सारे केस बन जाएंगे यार, एंडलेस केसेस है सर अभी सिर्फ आर सिर्फ आर है, सिर्फ आर है, ठीक है। ऐसे एंडलेस केस बनेंगे, मैं एक दो आपको प्रूव करके दिखा सकता हूँ। अब कोई बच्चा नहीं कहता सर अब सी लगा दो, ठीक है, सर अब 2 सी लगा दो, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिलहाल जरा देखिए, मैं फिलहाल आर लगा रहा हूँ, ठीक है। आर मोड में जरा देखता हूँ, ठीक है। रीडिंग बताओ क्या है, वोल्टेज कितनी है, 178 मतलब 180 के राउंड है, ठीक है। 180 के राउंड है, और यहाँ पे वोल्टेज कितनी है, पावर फैक्टर देखो यहाँ पे कितना है, पावर फैक्टर चेंज करना पड़ेगा। चलिए पावर फैक्टर बताओ कितना है, 0.65, ठीक है। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, एक और बल्ब इसके पैरेलल में कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। एक और बल्ब कनेक्ट कर देता हूँ। बल्ब कनेक्ट करने से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक बल्ब और कनेक्ट कर रहा हूँ मैं इसके पैरेलल में, उससे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो यहाँ की वोल्टेज क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, कम होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि आर कम हो जाएगा तो करंट ज्यादा आएगा, तो ड्रॉप ज्यादा आएगा, ठीक है। जरा देखते हैं। अब ये सब चीजें आप रेगुलेशन में भी पढ़ोगे, वोल्टेज रेगुलेशन समझाऊंगा मैं क्या होता है वोल्टेज रेगुलेशन। लेकिन फिलहाल जरा देखिए, आप इक्विवेलेंट डायग्राम से, फेजर वगैरह से भी आप ये स्टडी कर सकते हो। चलिए जरा मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, आर को कनेक्ट कर रहा हूँ भाई पैरेलल में, ये लो वोल्टेज क्या होगी, कम होगी वोल्टेज। पावर फैक्टर पे ध्यान देगा, बढ़ गया, पावर फैक्टर बढ़ गया, आपकी बिल्कुल सही रीडिंग है, ठीक है। अच्छा, करंट की वैल्यू भी, प्राइमरी करंट की वैल्यू बढ़ गई होगी, पहले कम थी लेकिन अब बढ़ गई होगी, कम नहीं होनी चाहिए क्या प्राइमरी करंट की, करंट बढ़ गया ना, देखो यहाँ से कम क्यों होना चाहिए, आपके सामने थ्योरी है। पहले करंट कितना था, I2, पहले कितना I2 था, I2 कितना था, I1 डैश कितना था, और उससे रिजल्टेंट करंट I1 था। अब I2 बढ़ गया, I2 बढ़ने से I1 डैश भी बढ़ गया, I1 डैश बढ़ गया, और अब रिजल्टेंट भी बढ़ गया, नहीं, और रिजल्टेंट थोड़ा इधर की तरफ टिल्ट भी हो गया, नहीं समझे। सर आप I1 भी इधर टिल्ट कर रहे हो ना, तो VT वाला फेजर भी इधर टिल्ट कर रहे हो, ज्यादा नहीं होगा VT में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो ड्रॉप है ज्यादा नहीं, या अमाउंट का नहीं होता, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। VT में ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपको समझ आया मेरा पॉइंट, तो बिल्कुल सही। एक बल्ब हटाना है, एक बल्ब अगर मैं हटा दूंगा तो देखो 0.4, ठीक है, क्लियर हुआ भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, मैं आर और सी सीरीज में लगा रहा हूं, ठीक है, उससे जरा देखते हैं आर और सी सीरीज में लगाने से क्या होगा। बताओ आपकी ऑब्जर्वेशन बताओ क्या होगा। अब आप खुद चेक करो, आर और सी अगर मैं सीरीज में लगा दूं तो क्या होगा। आर और सी मैं सीरीज में लगा रहा हूं, आर और सी मैं सीरीज में लगा रहा हूं, सीरीज में लगा रहा हूं आर सी से, आर बल्ब वाले, आर को बल्ब वाले मतलब 1000 ओम के अराउंड है, और सी में बता दूं, सी है 2.5 माइक्रोफैरड और फ्रीक्वेंसी आपकी 50 हर्ट्ज। तो आप जब बताओ आर सी को सीरीज में लगाओगे तो क्या होगा, ठीक है, बताओ जरा। आर सी को अगर आप सीरीज में लगाओगे तो क्या होगा, तो टोटल इधर का इंपीडेंस क्या बनेगा, टोटल इधर का इंपीडेंस, इधर का इंपीडेंस जरा देखो, ये बनेगा R2 प्लस ये कैपिटल R, ठीक है, जो बल्ब का रेजिस्टेंस है। अब बल्ब के सीरीज में मैंने ये और लगा दिया, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, JX2 और माइनस में आ जाएगा इसके 1/ओमेगा सी, ठीक है।
अब जो ओवरऑल लोड आएगा वो डिपेंड करेगा ओमेगा सी की वैल्यू कि वो लोड आपका इंडक्टिव होगा कि कैपेसिटिव होगा। अगर 1 ओमेगा सी की वैल्यू ज्यादा बड़ी आ गई x2 से तो फिर नेगेटिव पार्ट ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब कैसे बन जाएगा लोड कैपेसिटिव, ओवरऑल ये कैपेसिटिव बन जाएगा। और अगर मान लीजिए 1 ओमेगा सी की वैल्यू x2 से क्या आ गई छोटी आ गई तो फिर कैसा बनेगा इंडक्टिव रहेगा, बट फिर लेस इंडक्टिव रहेगा। क्या कहते हैं लेस इंडक्टिव होगा, नहीं समझ आया मेरा पॉइंट आपको? तो इसका मतलब बताओ क्या ऑब्जर्वेशन आएगी इसकी? वोल्टेज में क्या फर्क पड़ेगा, करंट बढ़ेगा कि कम होगा? चेक करके देखते हैं। हम कुछ कह नहीं सकते जब तक हमें x2 की वैल्यू नहीं पता और ओमेगा सी की वैल्यू नहीं पता। ओमेगा सी तो खैर हम निकाल लेंगे, 1 ओमेगा सी आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि ओमेगा हमें पता है, सी हमें पता है, ठीक है। बट हमें x2 की वैल्यू नहीं पता, हमें इसका लीकेज रिएक्टेंस नहीं पता, समझ आया? तो इसलिए हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर पाते, ठीक है। हमें या तो इसका x2 निकालना पड़ेगा पहले, इसमें लीकेज कितना है, ठीक है, वो निकालना पड़ेगा, जो हम निकाल सकते हैं। आपको अभी मैं समझाऊंगा आगे वाला कोर्स, ठीक है। उसमें x2 हम निकाल सकते हैं, ठीक है, बट वो अभी नहीं निकालेंगे, वो बाद में देखेंगे। तो चलिए एक बार लगा के देखते हैं, ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं कि कैसी कैसी क्या ऑब्जर्वेशन आ रही है, ठीक है। वो ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं कैपेसिटर सीरीज में लगा के, ठीक है, देखते हैं कि क्या ऑब्जर्वेशन हमें मिल रही है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको एक बार सीरीज में लगा देता हूँ। करंट बढ़ जाएगा जी सर, करंट बढ़ जाएगा कैसे कह सकते हो आप ये? सर क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, सीरीज में बढ़ेगी। बताओ आपकी ऑब्जर्वेशन बताओ। आप कमेंट कर नहीं सकते जब तक आपको x2 नहीं पता। इंपीडेंस तो बढ़ेगी ना, नहीं वो कम ओवरऑल इंपीडेंस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आएगा। पहले इसका स्क्वायर तो पहले भी था, प्लस और आ गया प्लस x2 का स्क्वायर था। पहले देखो सिर्फ r लगा रखा था तो क्या था, सिर्फ r था तो सिर्फ क्या था डालना, जो टोटल था वो था r2 प्लस r प्लस jx2, पहले ये था। अब क्या हुआ, इस बार इसमें माइनस ये होगा। अब डिपेंडिंग ऑन इट्स वैल्यू, सर बहुत ज़्यादा है 1273 इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, हाँ इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। क्यों? सी कम सी बहुत कम है, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा वैल्यू आएगी इसकी 1 ओमेगा सी। सही बात है, इतना तो पक्का नहीं होगा ये, इतना तो बिल्कुल नहीं होगा ये पक्का श्योर है। 1 ओमेगा सी अगर आप निकालोगे तो 1 ओमेगा इज 2 पाई into 50 2 पाई f into c 2.5 into 10⁻⁶ 1273 कितना है? 1273 ओम, 1273 ओम और माइनस j यार इसका मतलब तो बहुत ज्यादा नेगेटिव आएगा, तो इसका जो लोड है वो कैसा बन जाएगा, कैपेसिटिव टाइप का बन जाएगा, माइनस j समथिंग कुछ आएगा, कैपेसिटिव बन जाएगा। और कैपेसिटिव बन गया तो इसका मतलब कैसा आगे क्या होगा, पावर फैक्टर लीडिंग की तरफ जाएगा, ठीक है। करंट की वैल्यू बढ़ेगी कि कम होगी? कम होगा, कम होगी। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा आ गया। अब जो टोटल इंपीडेंस है पहले ये था, टोटल इंपीडेंस पहले ये थी, इसका स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर पहले ये था, और x2 वेरी स्मॉल होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता x2 ज्यादा बड़ा नहीं होगा। अब क्या हुआ, अब जो इंपीडेंस आएगा वो आएगा r2 प्लस r इसका स्क्वायर प्लस क्या आएगा इसका, इसकी वैल्यू बहुत बड़ी आएगी, इसका स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है 1273 का स्क्वायर, नहीं समझ आया? अब जो टोटल इंपीडेंस है नहीं 1273 नहीं भाई, x2 माइनस 1273, x2 माइनस 1273 इसका स्क्वायर होगा, समझ आया? अब तो और ज्यादा बढ़ गया, ये वैल्यू बहुत बड़ी आएगी, इसके कंपैरिजन में बड़ी है, क्लियर है? चलिए जरा देखते हैं, मैंने सीरीज में लगा दिया अभी कैपेसिटर मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अब जरा देखते हैं क्या होगा, करंट तो बहुत कम होगा, करंट बहुत कम हो गया होगा, क्यों? क्योंकि इंपीडेंस इतना ज्यादा बड़ा हो गया, करंट बहुत कम हो गया होगा, और वोल्टेज अच्छी खासी आई होगी, कितनी है 222, और इधर कितनी वोल्टेज है 200 पूरी है, और इधर जबकि वोल्टेज क्या है ज्यादा, ज्यादा क्यों है? क्योंकि ओवरऑल लोड कैसा हो गया है, कैपेसिटिव। तो हमने क्या बोला, जब भी कैपेसिटिव लोड हो जाएगा तो क्या होगा, वोल्टेज बढ़ जाएगी। लेकिन इस बार वोल्टेज बढ़ी है बट करंट इस बार क्या हो गया, कम हो गया, इसलिए सीरीज में नहीं लगाते कैपेसिटर को। पिछले केस में भी वोल्टेज बढ़ी थी, आपको याद होगा, कैपेसिटर लगाने से, बट उस केस में वोल्टेज का उस केस में करंट कम नहीं हुआ था। पिछले केस में पैरेलल में लगाया था मैंने, पैरेलल में कैपेसिटर लगाने से क्या फर्क पड़ा था बताओ, वोल्टेज बढ़ रही थी, घर की वोल्टेज बढ़ रही थी और करंट भी बढ़ रहा था, याद है?
बट इस केस में क्या हुआ, इस केस में करंट आपका कम हो गया और वोल्टेज आपकी बढ़ गई। वोल्टेज क्यों बढ़ी, क्योंकि करंट कम होने की वजह से ड्रॉप क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन पिछले केस में जब पैरेलल में लगाया था तब क्या हुआ था, बता मेरा, पैरेलल में लगाया था तो वोल्टेज तो बढ़ गई थी मेरी, I2 कम नहीं हुआ, करंट क्या हुआ था, बढ़ा इस करंट की वैल्यू क्या आई बताओ, बढ़ा था कि कम हुआ था, क्योंकि नेट इम्पीडेंस करंट बढ़ा था, तो फिर वोल्टेज कैसे बढ़ी, तो फिर तो ड्रॉप बढ़ना चाहिए, बताओ बताओ, करंट बढ़ा था तो वोल्टेज कम होनी चाहिए यहाँ की वोल्टेज तो बढ़ी थी जबकि नहीं 300 में चली गई थी, याद है क्या हुआ था, सोच ही देखना फेजर में। नेटवर्क थ्योरी टोटल बड़ा आसान कंसेप्ट है, ये तो आप इजीली सोच सकते हो। कि इस केस में भी देखो क्या हो रहा है, सीरीज में लगाने से, सीरीज में कभी नहीं लगाते कैपेसिटर को, क्यों नहीं लगाते, उसका रीजन है आपके सामने, आप जरा देखो ना बल्ब कैसे जला, करंट ही नहीं दे रही है, करंट आने नहीं दे रहा, आप समझ रहे हो, करंट आने नहीं दे रहा, इसकी रीडिंग लिख लो सारी, और जरा सोचिएगा सीरीज में क्यों नहीं लगाते कैपेसिटर को। कैपेसिटर को सीरीज में लगाने से वोल्टेज तो ठीक है राइज होगी इधर की, और क्योंकि कैपेसिटर लोड हो गया वोल्टेज राइज होगी, बट ये करंट नहीं आने दे रहा है इसमें, क्योंकि इसने इंपीडेंस बढ़ा दिया बहुत ज्यादा, आप समझ रहे हो, करंट नहीं आने दे रहा। जबकि पैरेलल में लगाने से क्या हुआ था, वोल्टेज बढ़ भी गई थी और करंट भी अच्छा खासा आ रहा था, नहीं पैरेलल में लगाने से। ऐसा क्यों था, करंट अगर ज्यादा आएगा तो वोल्टेज कम होनी चाहिए यहाँ की, क्योंकि इसमें ड्रॉप पड़ेगा, नहीं वो करंट कैसा था, लीडिंग करंट था, और लीडिंग करंट से वोल्टेज कम नहीं होती, इसमें जो ड्रॉप आएगा लीडिंग करंट से वो माइनस का नहीं आएगा, वो प्लस का आएगा। आप सही समझे, नेटवर्क थ्योरी नहीं पढ़ी ना, ठीक है, इस वजह से दिक्कत आ रही है। जिन लोगों ने नेटवर्क थ्योरी पढ़ी है वो लोग समझिए, अगर R2 + JX2 मेरा लोड है और करंट मेरा जो है वो लीडिंग करंट है, अगर लीडिंग करंट अगर यहां से आ रहा है तो इसका जो ड्रॉप आएगा, इसके अक्रॉस जो ड्रॉप आएगा खासकर JX2 के अक्रॉस, वो नेगेटिव नहीं होगा, वो जुड़ेगा वोल्टेज, इसका अगर वोल्टेज को बढ़ा देगा, यहाँ की वोल्टेज माइनस दिस ड्रॉप प्लस दिस ड्रॉप आएगा फिर लीडिंग करंट की वजह से। आप चेक करके देखो, एक है JX2 और एक है माइनस JX2 माइनस JI2 लीडिंग करंट, ये J है तो ये माइनस है मान लो, ठीक है करंट, तो आप बोला दोनों का प्रोडक्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, समझ रहे हो। तो इसका मतलब ये जो वोल्टेज है पॉजिटिव बनेगी, इस वोल्टेज में वोल्टेज जुड़ेगी, अगर करंट कैसा है लीडिंग है। मैं भी आपको एक छोटे से सर्किट से समझाता हूँ, एक सर्किट से समझाता हूँ तब आपको समझ आएगा। लेकिन सीरीज में कैपेसिटर क्यों नहीं लगाते, पता चला, करंट नहीं आने देता वो, क्योंकि पास का इंपीडेंस बढ़ा देता है। पैरेलल में लगाने से क्या होगा, करंट आएगा, करंट ज्यादा आएगा और वोल्टेज भी ज्यादा आएगी। अब वोल्टेज क्यों ज्यादा होता है पैरेलल में लगाने से, पैरेलल में लगाने से वोल्टेज कम होनी चाहिए, ड्रॉप अच्छा खासा होना चाहिए, करंट अगर बढ़ गया तो। लेकिन क्योंकि करंट लीडिंग बढ़ेगा, लीडिंग करंट से इसमें जो ड्रॉप आएगा वो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, इसमें से ड्रॉप नहीं होगा, ये वोल्टेज ऐड होगा, इस वजह से वोल्टेज भी बढ़ जाती है लीडिंग करंट बढ़ाने से। क्योंकि जो करंट बढ़ रहा है वो लीडिंग करंट बढ़ रहा है, लैगिंग करंट नहीं बढ़ रहा, या फिर यूनिटी पावर फैक्टर वाला करंट नहीं बढ़ रहा, लीडिंग करंट बढ़ रहा है कैपेसिटर पैरेलल लगाने से। और लीडिंग करंट से ये वोल्टेज क्या हो जाएगी, इसके अंदर जुड़ेगी, समझ आया, ये सारा नेटवर्क थ्योरी की कहानी है, ठीक है। मुझे ये बताओ, आपको ये समझ आया फेजर वेजर, क्लियर हुए कि कैसे ये कम होते हैं, कैसे ज्यादा होते हैं, कैसे आप देखते हो, ऑब्जर्वेशन तो कर ही सकते हो।